हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। यह पेपर 4 मेंस के पेपर 4 के पार्ट 2 की यूनिट 1 से संबंधित है। इसके तहत हम ये सब चैप्टर्स जैसे कि उद्यमिता एक परिचय, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, नए उद्यम प्रबंधन के प्रमुख मुद्दे, नए उद्यम हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ तक ये जो है यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नए उद्यम हेतु वैधानिक आवश्यकताएं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है। इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं वैधानिक आवश्यकताएं। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इसके बाद रह जाएगा महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। इन सबको भी हम एक एक करके पढ़ लेंगे। चलिए, आज हम देख रहे हैं नए उद्यम हेतु वैधानिक आवश्यकताएं। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं नए उद्यम की स्थापना हेतु भारतीय संदर्भ में वैधानिक आवश्यकताएं, नए उद्यम हेतु वैधानिक नियमों एवं ढांचों की आवश्यकता व लाभ, नए उद्यमों की स्थापना में वैधानिकता के कारण होने वाले नुकसान या हानि, नवीन इकाई या उपक्रम संबंधी नियमन, उद्योग एवं श्रम संबंधी अधिनियम जिनके अंतर्गत हम देखेंगे कारखाना अधिनियम 1948, दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण संबंधित अधिनियम, औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम 1951 का, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2011, प्रतियोगिता अधिनियम 2002, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसके बाद हम देखेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें अन्य तथ्य और कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इससे आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन अनेक नवीन इकाइयों की स्थापना की जाती है, किंतु स्थापित की जाने वाली सभी इकाइयां सफल नहीं हो पाती हैं। तो हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि कितनी सारी नवीन इकाइयां हैं जो स्थापित हो रही हैं, पर ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक इकाई सफल हो। तो हमने पढ़ा है कि जो प्रतिदिन अनेक नवीन इकाइयों की स्थापना की जाती है, किंतु स्थापित की जाने वाली सभी इकाइयां सफल नहीं हो पाती हैं। इस असफलता के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि उनकी स्थापना के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं को विधिवत पूरा नहीं किया गया होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी कि जो सफल नहीं हो पाती हैं सभी इकाइयाँ, तो उनके पीछे का प्रमुख कारण यह होता है कि जो उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं या जो औपचारिकताएं होती हैं, उनको सही तरीके से या विधिवत रूप से पूरा नहीं किया जाता है, जिसके कारण वह बंद हो जाती हैं या फिर सफल नहीं हो पाती हैं। आधुनिक व्यवसाय विभिन्न वैधानिक जटिलताओं से भरा हुआ है। जो आधुनिक व्यवसाय है वह विभिन्न जटिलताओं से भरा हुआ है, जिसकी स्थापना करने से पूर्व बहुत ही सोच विचार करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाना चाहिए। इमर्सन का कहना है इसके बारे में, जो इमर्सन है वह कहते हैं कि व्यवसाय चातुर्य का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। तो इस संबंध में जो इमर्सन है उनने कहा है कि जो व्यवसाय है वह चातुर्य का खेल है, किसमें चतुराई काम आती है, इसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। अतएव किसी नवीन इकाई की स्थापना करने से पूर्व नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कोई भी हम चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें नियमों को ध्यान में अवश्य रखना होगा। उद्यमी को इन सभी अधिनियमों से परिचित होना चाहिए और जिन नियमों का उसको पालन करना है उन नियमों से वह या फिर अधिनियमों से उसको भली भांति परिचित होना चाहिए, जिससे वे इनका पालन कर कर अपने उद्योग का विकास एवं संचालन सुचारू रूप से कर सकें। अब हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय संदर्भ में जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं उनके बारे में, कि अगर भारत में किसी को व्यवसाय प्रारंभ करना है तो उसे कौन कौन सी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी करने की आवश्यकता होगी। भारत स्टार्टअप संस्कृति को अपना रहा है और 1991 की एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वह होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सुधारों में इस क्रांतिकारी परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जो 1991 के एलपीजी थे, इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है किसमें, सुधारों में। जो व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए जो औद्योगिक विकास था उसमें इन्हें क्रांति
लाई है या फिर क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया है एलपीजी। स्टार्टअप संस्कृति ने भारत में असाधारण नवाचारों को जन्म दिया है, और जो स्टार्टअप संस्कृति है उसने भारत में असाधारण नवाचारों को जन्म दिया है, जो इसे दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप अनुकूल देशों में शामिल करता है। इस डिजिटल युग में बिजनेस शुरू करने के लिए प्रक्रिया तो आसान बनाया जा रहा है। इस डिजिटल युग में जो युग चल रहा है उसमें बिजनेस शुरू करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाया जा रहा है, लेकिन भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारी वैधानिक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। इनके अंतर्गत हम देखेंगे भारत में व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है निगमन प्रमाण पत्र, फिर होगा लाइसेंस और एमओयू, ट्रेडमार्क पंजीकरण और आईपी समझौते, स्थायी खाता संख्या जिसे हम पैन नंबर कहते हैं पैन, कर कटौती खाता संख्या जिसे हम टैन कहेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र ये डीएससी कहलाएगा, निदेशक पहचान संख्या डीआईएन, कर पहचान संख्या टीआईएन, माल और सेवा का पहचान संख्या जीएसटीआईएन और अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे हम एनओसी कहेंगे। तो इन सब की आवश्यकता होगी भारत में। फिर नेक्स्ट होगा गैर प्रकटीकरण समझौता, शेयर धारकों का समझौता, अनुबंध, रोजगार अनुबंध और प्रस्ताव संपत्र, रोजगार अनुबंध और प्रस्ताव पत्र, स्टार्टअप के उपनियम, अपने पर्यावरण को विनियमित करने के लिए कार्य नियमों तथा सिद्धांतों का सेट, संस्थापकों या सह संस्थापकों का समझौता, उपयोग की शर्तें और गोपनीयता नीति। अब नए व्यवसाय संगठन की संरचना एवं प्रकृति के आधार पर कानूनी आवश्यकताएं। तो जो नया व्यावसायिक संगठन है उसकी संरचना व प्रकृति के आधार पर जो कानूनी आवश्यकताएं होंगी, अब हम एक एक करके उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले कंपनी का नाम है, वह नाम जिससे हम अपने व्यवसाय की पहचान कराना चाहते हैं कि हम कौन से नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर राम प्राइवेट लिमिटेड या फिर राम कंपनी, जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो वह नाम जिससे हम अपने व्यवसाय की पहचान कराना चाहते हैं। विशेष रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग के इस युग में अपने व्यवसाय के नाम की उपलब्धता की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रांड नाम व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। जो ब्रांड होता है वही व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। आने वाले भविष्य में ट्रेडमार्क संबंधी समस्याओं से बचने के लिए व्यवसाय की विश्वसनीयता के लिए यह जांचना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है कि हम जिस नाम के बारे में सोच रहे हैं वह उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि ऐसा हुआ होता है कि हमें कोई नाम पसंद है मगर वह नाम किसी और ने पेटेंट कराया हुआ होता है या फिर किसी और ने उसको ट्रेडमार्क कराया हुआ होता है, तो हम फिर उसको नहीं ले सकते हैं और हमें अपने व्यवसाय में उस नाम का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवसाय इकाई पंजीकरण। उद्योग के प्रकार या प्रकृति के संदर्भ में व्यवसाय इकाई पंजीकरण आवश्यक होता है। क्या होता है? तो उद्योग के प्रकार या प्रकृति के संदर्भ में जो व्यवसाय इकाई पंजीकरण है वह आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की इकाइयाँ शामिल होती हैं जो उद्योग के संग्रहण, संरचना, प्रकृति, स्वामित्व आदि के बारे में जानकारी देती हैं। इनको हम देखेंगे। सबसे पहले है एकल स्वामित्व। ये 6 प्रकार की हैं। सबसे पहले है एकल स्वामित्व। एक व्यक्ति कंपनी, एकल स्वामित्व हो गई एक व्यक्ति कंपनी, साझेदारी फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सीमित लोक समवाय। ये व्यावसायिक इकाइयों के 6 प्रकार हैं। अब हम इनको एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एकल स्वामित्व की। जैसा कि नाम से पता चलता है कि व्यवसाय का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होता है, जिसे व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में जाना जाता है। तो जब कोई व्यवसाय है अगर उसका जो स्वामित्व है वह केवल एक व्यक्ति के हाथ में होता है या एक व्यक्ति के पास होता है, तो हम उसे कहेंगे कि वह व्यक्तिगत स्वामित्व वाली या फिर एकल स्वामित्व वाली उद्योग है। इसमें बिजनेस और मालिक को एक ही माना जाता है। इसमें जो बिजनेस है और मालिक है उनको एक ही माना जाएगा, क्योंकि इसे नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। यह व्यवसाय शुरू करने का सबसे आसान तरीका है, जहां एकमात्र मालिक अपने व्यवसाय के लिए कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय को पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए, इनको हम देखेंगे। तो वह है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, पंजीकृत पहचान प्रमाण। ये हो गया एकल स्वामित्व। अब नेक्स्ट है एक व्यक्ति कंपनी।
वन पर्सन कंपनी है, इसको हम कहेंगे ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी। एक नई प्रकार की व्यावसायिक इकाई है। क्या है ये? एक नई प्रकार की व्यावसायिक इकाई जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के तहत पेश किया गया है। तो यह धारा याद रखनी है कि जो एक व्यक्ति कंपनी है वह किस धारा के तहत है, तो वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के तहत पेश किया गया है। यह एक प्रकार की व्यावसायिक इकाई है जो एक अलग कानूनी इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। वन पर्सन कंपनी के मालिक की मृत्यु के मामले में स्वामित्व नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। तो अगर कोई एकल व्यक्ति कंपनी है और उसके स्वामी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो स्वामित्व है वह उसके नॉमिनी मतलब नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगा। जैसे कोई व्यापारी है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी है वह उसका बेटा है, तो पूरी संपत्ति है वह उसके बेटे के नाम पे हो जाती है या फिर उसको हस्तांतरित हो जाती है। भारत में एक व्यक्ति कंपनी पंजीकृत करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं अब उनको देख लेते हैं। जैसे पासपोर्ट या पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो, नमूना हस्ताक्षर, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रेंटल एग्रीमेंट, निदेशकों का प्रमाण पत्र, निदेशों का पता प्रमाण माफ कीजिए निदेशों का पता प्रमाण, एनआरआई और विदेशी नागरिकों के लिए निदेशकों का पहचान प्रमाण या और पासपोर्ट, अद्यतन गैस या बिजली बिल, बैंक खाता विवरण और मोबाइल या लैंडलाइन के लिए फ़ोन बिल, एक नमूना हस्ताक्षर, पंजीकरण और लाइसेंस, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र डीएससी, निदेशक पहचान संख्या डीआईएन, कंपनी के नाम की मंजूरी, एक व्यक्ति कंपनी का निगमन, कंपनी का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें हैं, यह आपको आवश्यक होंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साझेदारी फर्म। काम करने और मुनाफा कमाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति साझेदारी फर्म शुरू कर सकते हैं। मान लो कोई ए व्यक्ति है और कोई भी व्यक्ति है, ए और बी है, इन दोनों को लाभ कमाना था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर क्या की है, एक कंपनी की है या फिर एक फर्म की स्थापना की है, एक फर्म की स्थापना की है जिसको हम क्या कहेंगे, साझेदारी फर्म। इसमें ये दोनों हिस्सेदार होंगे। तो काम करने और मुनाफा कमाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति साझेदारी फर्म शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यावसायिक इकाई में कोई विदेशी भागीदार नहीं बन सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बी नाम का सदस्य है जो कि फॉरेन से आया हुआ है, लंदन अमेरिका से आया हुआ है और आप उसको अपनी साझेदारी का भाग बना लें। तो यहाँ पे केवल कौन होगा, अपने ही यहाँ के होंगे, विदेशी शामिल नहीं होगा। साथ ही कोई शाश्वत उत्तराधिकारी भी नहीं बन सकता है। साझेदारी फर्म में एक भागीदार को फर्म के साथ साथ फर्म के किसी भी भागीदार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार होता है कि अगर मान लो ए और बी दोनों में आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है या फिर पता चलता है कि जो बी है वह भ्रष्टाचार कर रहा है या फिर कहीं और गलत एक्टिविटी में लिप्त है, तो जो ए है वह बी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। ये कंपनियां लाइसेंस के साथ या बिना भी काम कर सकती है, तो ये आवश्यक नहीं है कि इनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। ये लाइसेंस के साथ ही बिना लाइसेंस के भी काम कर सकती हैं। कौन? साझेदारी फर्म। भारत में साझेदारी फर्म पंजीकृत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन होते हैं, तो अब हम इनको देखेंगे। सबसे पहले साझेदारी के पंजीकरण के लिए आवेदन, आपको सबसे पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा, वो भी किसमें, फॉर्म 1 में। फॉर्म 1 के तहत आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पार्टनरशिप समझौते की जो प्रमाणित मूल प्रति है वह साझेदारी विलेख और दस्तावेजों में उल्लेखित सभी विवरण सहित यह प्रमाणित करने वाले शपथ पत्र का नमूना, साझेदारों का पैन कार्ड, साझेदारों का पता प्रमाण, फर्म के व्यवसाय के मुख्य स्थान का प्रमाण, स्वामित्व दस्तावेज या किराए या पट्टा समझौता। नेक्स्ट देखेंगे हम सीमित देयता भागीदारी। एक सीमित देयता भागीदारी को एलएलपी अधिनियम 2008 सीमित देयता भागीदारी है जो इसको एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत किया गया है। कब किया गया है, तो एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत किया जाता है। यह एक अलग कानूनी इकाई है। कैसी है? अलग कानूनी इकाई है जहां प्रमोटर एलएलपी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो जो प्रमोटर हैं वह एलएलपी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। इसे न्यूनतम 2 व्यक्तियों के साथ शुरू किया जा सकता है और स्वामित्व हस्तांतरण किया जा सकता है। तो कोई न्यूनतम 2 व्यक्ति हैं, वह सीमित देयता भागीदारी
यानी LLP शुरू कर सकते हैं और इसमें स्वामित्व हस्तांतरित किया जा सकता है। भारत में LLP पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहले आपको सभी साझेदारों की पहचान का प्रमाण, विदेशी नागरिक के मामले में पैन कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए। सभी साझेदारों का आवासीय पता, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र। नेक्स्ट है कार्यालय के पते का प्रमाण, किराए की रसीदों के साथ परिवहन, पट्टा विलेख, किराया समझौता आदि। संपत्ति के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति सहित सदस्यता पत्रक, पंजीकृत कार्यालय की उपयोगिता बिलों की प्रति 2 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो कि LLP और या कंपनियों का विवरण जिसमें भागीदार, निदेशक या साझेदार है। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार। तो अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वह किस अधिनियम के तहत है? तो वह है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के तहत। निजी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जिसके पास निर्धारित न्यूनतम भुगतान शेयर पूंजी होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन होती है? निजी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके पास निर्धारित न्यूनतम भुगतान शेयर पूंजी होती है, तो वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। इसका विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 में किया गया है। भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगी? तो सबसे पहले पैन कार्ड या पासपोर्ट की स्कैन की गई कॉपी, विदेशी नागरिक और NRI, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन की हुई कॉपी, नवीनतम बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन या मोबाइल बिल, बिजली या गैस बिल की स्कैन की गई कॉपी, स्कैन किया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो, नमूना हस्ताक्षर के साथ खाली दस्तावेज केवल निदेशक के लिए, नवीनतम बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन या मोबाइल बिल या बिजली गैस बिल की स्कैन की गई कॉपी, अंग्रेजी में नोटरीकृत किराया समझौते की स्कैन की गई प्रति, संपत्ति के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, अंग्रेजी में बिक्री विलेख, संपत्ति विलेख की स्कैन की गई प्रति स्वामित्व वाली संपत्ति के मामले में। अब नेक्स्ट है हमारी कंपनी है वो है सीमित लोक समवाय। कंपनी अधिनियम की धारा 271 के अनुसार, कौन सी? कंपनी अधिनियम की धारा 271 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी का अर्थ है एक ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है। तो सार्वजनिक कंपनी कौन सी होगी? सार्वजनिक कंपनी होगी जो कि निजी कंपनी ना हो, तो वह सार्वजनिक कंपनी होगी। यह व्यवसाय इकाई जनता को अपने शेयर पेश करती है। यह जो व्यवसायिक इकाई है मतलब सीमित लोक समवाय है, वह जनता को अपने शेयर पेश करती है या जिनकी प्रतिभूति का शेयर बाजार में कारोबार होता है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शामिल करने के लिए कम से कम 3 निदेशकों, 7 शेयरधारकों और एक पंजीकृत कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शामिल करने के लिए कम से कम 3 निदेशक, 7 शेयरधारक और एक पंजीकृत कार्यालय की आवश्यकता होती है। एक PLC को अनेक लाभ मिलते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इसको अनेक लाभ मिलते हैं, जिसमें असीमित संख्या में सदस्य रखने की क्षमता, शेयरधारिता के हस्तांतरण में आसानी और अधिक पारदर्शिता शामिल है। नेक्स्ट है भारत में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। इनमें निदेशकों और शेयरधारकों के पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या ड्राइवर का लाइसेंस, सभी निदेशकों और शेयरधारकों का पता प्रमाण, पंजीकृत कार्यालय का पानी, टेलीफोन, गैस या बिजली बिल जो 2 माह से अधिक पुराना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है किसी स्थान को पंजीकृत कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए भवन के वास्तविक मकान मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC होना आवश्यक है। सभी निदेशकों की करदाता पहचान पत्र DIN, निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। एसोसिएशन के लेख और एसोसिएशन की ज्ञापन। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, MP एग्ज़ाम अकेडमी पर निर्विघ्न मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोग अगर इच्छा हो आप लोग की या फिर आप लोग MPPSC की प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2025 की, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वह अभी बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। वह अभी आपको केवल 999 रुपये में मिलेगा। और आप लोग MP एग्ज़ाम अकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ और बाकी सब प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो
जो कोर्स चल रहे हैं उन सब की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे गुणवत्ता से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे कम प्राइस में अवेलेबल होगा। तो जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा महँगी कोचिंग्स को और जो कहीं बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो वह घर पे रहकर गुणवत्तापूर्ण जो पाठ्यक्रम है या फिर जो सिलेबस है उसको आप लोग घर बैठ के ही कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही मामूली सी फीस पर। तो आप लोग प्लीज़ एमपी एग्ज़ाम अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके आप लोग कोर्स विज़िट करिए। बहुत ही शानदार कोर्स है। वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी अवेलेबल कराया जा रहा है जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज़ भी है जिनको आप जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो चैनल पे नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। और आने वाला जो 2025 का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैं बहुत प्री वाला जो कंटेंट है वो भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहें और विज़िट करते रहें और वीडियो को प्लीज़ गाइस पूरा देखा करें। अब इसके बाद का जो ये है विशेष वैधानिक आवश्यकताओं से संबंधित समझौते, परमिट और कानून, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा-सा बड़ा है और हमें वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।